हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 40। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। कुछ ही देर के बाद ख्वाहिश ने खिड़की बंद कर ली और अपने कबर्ड से डायरी निकाल लेती है और पढ़ना शुरू करती है। हमने पढ़ा था हाँ कि आरव ने ख्वाहिश को खुद के लिए लड़ने के लिए कहता है और जेनी को जब से इनकी शादी के बारे में पता चला था वो गायब थी। अब आगे मैंने ख्वाहिश को तो कह दिया था कि वह अपने लिए बोले, लेकिन क्या वह सुनेगी उनकी? अगर वह लोग नहीं माने तब क्या? इतने सारे सवाल और थोड़ा सा डर ख्वाहिश को खोने का कहीं ना कहीं मेरे भीतर उफन आया था। ख्वाहिश घर जाकर अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये हो नहीं पाता। जब वह उनसे बात करने जाती है तब वो ही उसे ज़िंदगी के ऊपर सेक देना शुरू कर देते हैं और इन सब के बीच ख्वाहिश कुछ कह ही नहीं पाती। उधर बुआ उसकी सगाई को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह उससे उसके कपड़े और गहने दिखा रही थी जो राजवीर के यहाँ से आए थे। ख्वाहिश वहाँ कुछ कह भी नहीं पाती, सबको इतना कुछ ज़्यादा खुश देखकर और इतनी सारी चीज़ों जो उसके आसपास उस वक्त हो रही थी उसकी वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कुछ कह सके। ख्वाहिश अपने कमरे में आकर रोने लगती है। रोते रोते कहती है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या करूं ऐसा कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ भी नहीं पहुंचे और ये सब ख़त्म हो जाए। ये सोचते सोचते ख्वाहिश को ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में मैं राजवीर से ही बात करें। अगर राजवीर खुद इस रिश्ते के लिए ना कह दे तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। ये ख्याल आते ही वह सोचती है, पर कैसे बात करूं मैं उससे? वो अपनी ड्रॉअर से एक छोटी सी डायरी निकालती है जिसमें फ़ोन नंबर्स लिखे थे। वो उनमें से उस जगह का फ़ोन नंबर ढूंढती है जहां राजवीर का पुलिस स्टेशन था। उसे वो नंबर मिल जाता है और वो उस नंबर को अपनी नोटबुक में लिखती है। ये कहानी मैं बहुत ही पुराने वक्त की बता रही हूँ। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं चलता था, बस था तो टेलीफोन। अगले दिन ख्वाहिश एक टेलीफोन बूथ में उस नंबर को मिलाती है। राजवीर ने पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। टेलीफोन बजने लगता है। राजवीर कहीं जाने के लिए निकल रहा था, इसलिए वह हवलदार को कह देता है उस फ़ोन को उठाने के लिए। हवलदार फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या मैं इंस्पेक्टर राजवीर से बात कर सकती हूँ? हवलदार पूछता है, क्या काम है? आपको बता दो, सर तो कहीं जा रहे हैं। कौन बोल रही हैं आप? नाम क्या है आपका? ख्वाहिश पूछती है। ये नाम पूछ रहा है, बता दूँ क्या? कुछ सोचकर वो कहती है, मेरा नाम ख्वाहिश है। हवलदार उसका नाम बोलते हुए, ख्वाहिश? राजवीर जा ही रहा था और वह ख्वाहिश का नाम सुनकर जल्दी से आते हुए हवलदार के हाथ से फ़ोन छीनकर कहता है, हेलो हेलो, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। आप? ख्वाहिश कहती है, राजवीर जी, मैं ख्वाहिश बोल रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आप मुझे कहीं बाहर मिल सकते हैं? ख्वाहिश ने ये पूछा, पर राजवीर खुश होते हुए कहता है, क्यों नहीं, आप बताएं कि हमें कहाँ मिलना है और किस वक्त। ख्वाहिश फ़ोन पर उसे जगह और टाइम बता देती है। इसके साथ ही वो कहती है, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, हम इस तरह बाहर मिले और मैंने आपको कॉल किया। राजवीर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद ख्वाहिश फ़ोन रख देती है। उधर राजवीर इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर छुपाए नहीं छुप रही थी। वो हवलदार कहता है, क्या बात है सर जी, होने वाली भाभी जी का फ़ोन था क्या? राजवीर उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है,
तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। ख्वाहिश एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों में पहनी घड़ी की तरफ देख रही थी। कुछ देर के बाद उसे राजवीर वहाँ आता हुआ दिखाई देता है। राजवीर वहाँ आते हुए कहता है, सॉरी सॉरी ख्वाहिश जी, आपको इंतज़ार कराने के लिए। वो ना हमारी पहली मुलाकात है ना। ख्वाहिश कहती है, कोई बात नहीं, आप बैठिए। वो पूछती है, क्या लेंगे आप, कॉफ़ी या चाय? यहाँ दोनों ही मिलती है। राजवीर कहता है, चाय ले लेते हैं। ख्वाहिश वेटर से कहती है, प्लीज़ एक चाय ले आइए। ख्वाहिश। वहीं राजवीर कहता है, बस एक, आप नहीं लेंगे क्या? ख्वाहिश कहती, नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। फिर वो वेटर की तरफ देखकर कहती है, आप इनके लिए चाय ले आइए। वेटर के जाने के बाद राजवीर कहता है, मेरे पूछने पर आपने अपना नाम भी नहीं बताया था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। वैसे भी घर वालों के बीच कोई बात करना आसान नहीं होता। ख्वाहिश कहती है, राजवीर जी, मैंने आपको यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की अपने घर वालों को समझा पाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मुझे लगा आप समझेंगे। एक पुलिस वाले होकर दिन रात लोगों की परेशानियों को आप समझते ही हैं। फिर जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं, उस लड़की की परेशानियों के बारे में जान लेना भी तो आपका हक है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। राजवीर कहता है, आप कहिए बस, मैं आपकी कोई भी परेशानी को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। ख्वाहिश कहती है, आपको मुझसे इतनी उम्मीद रखने से पहले जान लेना चाहिए था कि मैं आपको पसंद करती हूँ या नहीं। राजवीर जी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि मैं आप में कोई खराबी है या कुछ कमी है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मेरे लिए इस रिश्ते को ना कर दें प्लीज़। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर आई मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बिल्कुल सुन्न पड़ चुका। ख्वाहिश को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो कहता है, आप मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज़। ख्वाहिश कहती है, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर एक गहरी सांस लेती है और उसकी नज़र आरव पर पड़ती है, जो उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। ख्वाहिश आरव के पास जाकर कहती है, आरव, मैंने उनसे बात की है, पता नहीं वो क्या फ़ैसला करेंगे। आरव वापस ख्वाहिश को गले लगाते हुए कहता है, मेरे ख्याल से वो समझ जाएगा। ऐसी लड़की से शादी करके उसे कुछ नहीं मिलेगा जो उससे प्यार ही ना करे। ख्वाहिश कहती है, अब बस मैं यही सुनना चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ और पापा कहें तुम्हारी सगाई कैंसिल हो गई। आरव मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश कहती है, आरव, तुम अभी मुझे घर ड्रॉप कर दो। राजवीर बहुत देर तक बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहा। उसके अंदर तूफान सा चल रहा था, दिल टूट जाने का शोर। वो वहाँ से उठकर बाहर आता है। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, आंसू थमने का नाम ले ही नहीं रहा था। वो कहता है, तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि मैं हमारे इस रिश्ते के लिए ना कर दूं, जबकि कितना इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारी तरफ से एक हाँ के लिए। मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कौन है वो जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की ज़रूरत की है? मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। ये कहते वक्त वो जीप की स्टीयरिंग्स पर ज़ोर से हाथ मारता है और वो जीप को स्पीड में चलाता हुआ घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, आपने मेरी सगाई की तारीख पक्की की या नहीं? उसकी मॉम कहती हैं, कल पंडित जी आ रहे हैं, वही बताएंगे। राजवीर कहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सगाई करवाने की कोशिश करो मॉम, मैं उसका और इंतज़ार नहीं कर सकता। वह कहकर कमरे में चला जाता है। राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो बस वो ही जानता था।
वहीं ख्वाहिश घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे कुछ महसूस नहीं होता कि उसकी शादी टूटने की कोई बात चली। वो मन ही मन बहुत बेचैन थी, ये सोचकर कि राजवीर ने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। अगले दिन उसकी सगाई की तारीख पक्की कराने के लिए राजवीर की फैमिली ख्वाहिश के घर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि ख्वाहिश कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वहाँ जब पंडित जी सगाई की तारीख पक्की करने के लिए ख्वाहिश की जन्म कुंडली देखते हैं, तब देखकर कहते हैं इस लड़की के जीवन पर खतरा है। आने वाले पूरे चांद की रात इसके जीवन पर खतरा, संकट लेकर आएगा, या कहो कि वो आखिरी रात होगी इस कन्या के जीवन की। सारे ग्रह नक्षत्र एक तरफ इशारा कर रहे हैं और वो है मृत्यु। ख्वाहिश के डैड कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? आपको पता भी है कि आप मेरी बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। यहाँ हम उसकी सगाई की तारीख निकलवाने आए हैं और आप हैं कि यहाँ आप शगुनी बातें कहिए जा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बेटी की जन्म कुंडलियाँ कह रही हैं। आपकी बेटी बहुत खास है और यही वजह है उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। वह खास ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुई है जिसका योग हजारों सालों में एक बार बनता है, और बहुत ही कम लोग ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसी वक्त पैदा हो जब इन ग्रह नक्षत्रों का योग एक साथ बने, जब आसमान में पूरा चांद हो। राजवीर की मॉम कहती है हम इन सब में नहीं मानते, आप बस हमें सगाई की सही तारीख बता दीजिए। पंडित जी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं 2 दिन के बाद समय है सगाई का। राजवीर की मॉम कहती है ठीक है, फिर हम सगाई 2 दिन बाद ही कर लेंगे। पंडित जी उन लोगों को खुश देखकर चुप हो जाते हैं और वो मन में कहता है कैसा अजीब सा योग बन रहा है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें पर शादी कभी नहीं हो पाएगी उसकी इससे। सब खुश थे सगाई की तारीख पक्की हो जाने पर, लेकिन ख्वाहिश के डैड अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें पंडित जी की बातें रह रहकर याद आ रही थी। ख्वाहिश की मॉम कमरे में आते हुए उन्हें बेचैनी से टहलते देखकर कहती हैं क्या हुआ जी आपको? ख्वाहिश के डैड कहते हैं कुछ नहीं, बस हम पंडित जी की बातों को सोच रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना अपनी बेटी के साथ, हम उसे खो ना दे, डर लग रहा है। ख्वाहिश की मॉम कहती हैं आजकल ये सब बातें कौन मानता है, और सच में ये लोग भी अपने पैसे बनाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, शादी तो होगी ही ना उसकी एक ना एक दिन, इसमें गलत या सही क्या है? आप बस इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो यहाँ से चली जाएगी, अभी सगाई और कुछ महीने बाद शादी हो जाएगी। ख्वाहिश के डैड अब कुछ नहीं कहते। उधर ख्वाहिश बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। जब से उसे ये पता चला कि उसकी सगाई 2 दिन बाद है, वो आरव खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आता है। उसे इतना परेशान देखकर कहता है क्या हुआ ख्वाहिश? ख्वाहिश कहती है आरव, राजवीर ने इस रिश्ते को मना नहीं किया, बल्कि हमारी सगाई की तारीख भी तय हो गई। उसने ऐसा क्यों किया? आरव कहता है कि अब राजवीर ही बता सकता है उसने ऐसा क्यों किया, और उसे इसका जवाब देना ही होगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे अपनी इन शक्तियों का